मंत्रा फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रांची में सांसद राजीव प्रताप रूडी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय बजट को लेकर की मीडिया से बातचीत। सांसद ने केंद्रीय बजट की चर्चा की तारीफ। केंद्रीय बजट को लेकर बीजेपी ने की टीसी। पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने कहा, बजट में हर वर्ग का रखा गया ख्याल। 2047 तक पूरा होगा विकसित भारत का सपना। बोकारो में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी तेज। चुनावी तैयारी को लेकर हुई बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की शिरकत। स्वतंत्रता सेनानी बाबा तिलका मांझी की जयंती 11 फरवरी को मनाई जाएगी। 276वीं जयंती, तेजी से चल रही कार्यक्रम की तैयारी। और रांची में आम लोगों के लिए खुला लोक भवन उद्यान भ्रमण के लिए सुबह से लोगों की लग रही लंबी कतार। लगभग 4.5 लाख से अधिक लोगों ने किया भ्रमण। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि वर्ष 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को रखकर केंद्र सरकार ने देश का आम बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर संवाद कायम करने के लिए आज रांची में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजीव प्रताप रूडी ने सिलसिलेवार रूप से बजट की खूबियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बजट में आधारभूत संरचना, एमएसएमई, स्वास्थ्य का क्षेत्र, शिक्षा और भविष्य के भारत को देखते हुए अन्य सेक्टर पर प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बायोफार्मा सेक्टर में भारत को हब बनाने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर के निर्माण पर फोकस किया गया है। इस सेक्टर में राज्यों की भूमिका भी सुनिश्चित की गई है। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि आधारभूत संरचना पर काम करते हुए बजट में रिस्क मैनेजमेंट फंड अलॉट किया गया है। पर्यावरण की सुरक्षा पर फोकस करते हुए केंद्र सरकार ने कार्बन कैप्चरिंग के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। राजीव प्रताप रूडी ने बजट के संबंध में बताया कि आने वाले दिनों में 1 लाख डॉक्टर को ट्रेन करना, 1.5 लाख हेल्थ केयर पर्सों बनाना सरकार का लक्ष्य है, जबकि वेटरनरी के क्षेत्र में भी 20,000 ट्रेड डॉक्टर को बनाना सरकार ने तय किया है। उन्होंने बताया कि एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। रेलवे सेक्टर का जिक्र करते हुए राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि झारखंड समेत सभी राज्यों में रेल नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। ट्रैक का दोहरीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन और आरओबी के निर्माण समेत स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना केंद्र सरकार का लक्ष्य है। झारखंड के संबंध में राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बजट में राज्य के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है। हालांकि प्रेस वार्ता के दौरान राजीव प्रताप रूडी ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास को उम्मीद के अनुरूप गति नहीं मिल रही है। हमारा तो काम है कि राज्य को देना। राज्य पैसे अगर ना दे, खर्च ना करे, तो ये तो लोकतंत्र का ही है। और फेडरल मैकेनिज्म में राज्य को अधिकार है, जो उसका डिवोल्यूशन है। हम तो वो पैसा देंगे ही देंगे, हम योजनाएं देंगे ही देंगे। अगर भारत की सरकार ने घोषणा की है अभी 25-30 ऐसी योजनाएं हैं, तो हम अपने यहां बैठ करके बिहार में उन सभी योजनाओं को मैंने पढ़ लिया है। मैं अपने राज्य सरकार के साथ बैठ गया हूं, मुख्य सचिव के साथ बैठ गया हूं। मैंने कहा इन जगहों के लिए क्या क्या प्रस्ताव है, आप सूची में तो लगा दीजिए। मेहनत करना पड़ता है शासन चलाने के लिए। हुआ है, जमशेदपुर का भी निर्माण का कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। और आरसीएस के तहत 8, मैं स्वयं आज दिल्ली से आया हूं, पता नहीं आप सब लोगों को जानकारी है कि नहीं। और आज भी मैं जिस विमान से दिल्ली से आया उसका मैं कप्तान था। आपके शहर में उतरने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। और वो विमान खचाखच भरा हुआ, यानी कि आज झारखंड के प्रति देश के लोग यहां आना भी चाहते हैं, भाग भी लेना चाहते हैं, निवेश भी करना चाहते हैं। केंद्र सरकार के 2026-27 बजट को लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष सुमित शरण की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मुख्य वक्ता के रूप में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आने के बाद से भारत में विकास की गंगा बह रही है। ये बजट ऐतिहासिक है, जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। पूर्व मंत्री ने बताया कि बजट में गांव, जवान, किसान, मजदूर, छात्र, महिला और बुजुर्ग हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि और रक्षा क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है। कृषि के लिए शानदार प्रावधान
है, जिनमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शामिल है। इसके तहत गांवों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाना, बड़े बांधों और चेक डैमों का निर्माण होगा। इससे किसान मोटे अनाज आसानी से उगा सकेंगे। फल, सब्जी और अनाज भंडारण के लिए शीत भंडारण गृहों का प्रावधान भी किया गया है। रणधीर सिंह ने मनरेगा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि पहले इसमें भ्रष्टाचार चरम पर था और मजदूरी को सिर्फ 100 दिन का काम मिलता था। अब भारत सरकार ने इसे वीबीजी रामजी योजना में बदल दिया है, जिसमें रोजगार की सीमा 125 दिन कर दी गई है। रोजगार न मिलने पर भत्ता सीधे बैंक खाते में जाएगा। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार सत्ता में आई है, यानी एनडीए की सरकार सत्ता में आई है, तब से लगातार भारत को आगे ले जाने के लिए हर सेक्टर में लगातार भारत सरकार अच्छी काम कर रही है। उसी कड़ी में इस बार भारत सरकार ने देश को आगे ले जाने के लिए कृषि के क्षेत्र में काफी अच्छा बजट का प्रावधान उन्होंने किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके माध्यम से गांव में किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए अच्छी बजट का प्रावधान उन्होंने किया। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में शामिल होने बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, बोकारो विधायक श्वेता सिंह, अल्पसंख्यक प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष मंजूर अंसारी के साथ साथ सभी सदस्यों के साथ बैठक में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जमील अख्तर को जीत दिलाने को लेकर मंथन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थित उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए बोकारो विधायक श्वेता सिंह और बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल सिंह को जिम्मेदारी देने की बात कही है। केशव महतो कमलेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक कर्मठ कार्यकर्ता को पार्टी ने समर्थित उम्मीदवार बनाया है। अब सभी की जिम्मेदारी है कि उन्हें जीत दिलाने का काम करें। चास नगर निगम क्षेत्र में पार्टी की स्थिति मजबूत है, ऐसे में सभी लोगों को मजबूती के साथ जमील अख्तर के पक्ष में काम करने की जरूरत है। नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और सभी जगह यह कोई दलगत से कोई अपने अपने पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहा है। कार्यकर्ता जो यहाँ के कांग्रेस से समर्पित रहे हैं, जमील जी, उनके पक्ष में सबों की राय आई, तो उसमें इनको अधिक से अधिक मतों से कैसे विजयी बनाया जाए, ये पीएससी की कमेटी ने आज मंथन किया। जो हमारे विधायक हैं अनूप सिंह जी, उनका भी समर्थन है, भले यहाँ के वोटर नहीं है लेकिन उनका भी समर्थन है, मतलब मानिए दोनों विधायकों का, और इनका तो पुरजोर समर्थन है बोकारो विधायक का, क्योंकि इनका ये क्षेत्र है, ये दोनों मिल करके इसका चतुर्विक विकास, यहाँ की बुनियादी जो आम लोगों की समस्या है उनका, नागरिकों की समस्या का समाधान ये लोग करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक भगत हमारे सहयोगी हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरह से जो है नगर निकाय चुनाव की अब तैयारियां तेज हो चुकी है और तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बैठक की है, साफ है कि कांग्रेस अब किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने की उम्मीद में लगी पड़ी है, और क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ बैठक में खास रहा, वो आपसे जानेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर जो है, हालांकि दलगत आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन सभी पार्टी ने अपनी अपनी उम्मीदवारी और जिस तरह से कमर कसी हुई है, लगातार जो है चुनाव प्रचार को लेकर जो प्रत्याशी है, जो कैंडिडेट है, वो उनको चुनाव चिन्ह भी उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन तमाम दल के तरफ से ये जो कैंडिडेट हैं उनको जो है निर्धारित किया गया है, हालांकि दलगत आधार पे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि सभी पार्टी के लोग अपने अपने स्तर से अपने अपने कैंडिडेट को जो है वो पूरी तरीके से सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं। आज देखिए, आज जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सहित जो लगातार जो है वो अलग अलग जिले में जो है जा रहे हैं, और संगठन को किस तरह से जो वहाँ के कैंडिडेट है और उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर जो है वो हुआ है। और उसके बाद देखेंगे कि सभी पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार दिए गए हैं
उन्होंने लगातार चुनावी कैंपेन में, चाहे वो नाम वापसी को लेकर हो या फिर जो जिन पार्टी की तरफ से कैंडिडेट दिए गए थे, उनके अलावा जो कैंडिडेट को नाम लिया गया था, जो नाम के द्वारा नॉमिनेशन किया गया था जिन लोगों के द्वारा, उनको जो है पार्टी स्तर पे जो है नॉमिनेशन वापस ले लिया गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जो है पार्टी स्तर से लगातार सपोर्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि हालांकि नगर निकाय चुनाव और मेयर पद के जो प्रत्याशी है, सभी जगहों पे आप देखेंगे तो अलग अलग दल से जो है वहां चयन करके दिया गया है। और साफ तौर पे जाहिर सी बात है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह से सभी पार्टी ने अपनी ताकत झोंकी है, हालांकि आप देखेंगे जो प्रभारी है या फिर बीजेपी के जो नेता है वो लगातार जो है वो बैठक कर रहे हैं इंटरनल तौर पर, और अपने अपने जो पार्टी के जिस तरह से जो कैंडिडेट जो खड़ा किया गया है उसको जो है पूरी तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। तो निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी है और इस बीच तमाम राजनीतिक दल के लोग जो है अपनी अपनी ताकत भी कहीं ना कहीं इंटरनल तौर पर जो है वो झोंक रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी फॉर्म नहीं, लेकिन जो कार्यकर्ता जो खड़े हुए हैं उनकी जो लीड है उसी को लेकर पार्टी फॉर्म पे जो है नेताओं का समर्थन भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर दौरा भी किया जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, हम ये भी देख रहे हैं कि दलगत चुनाव नहीं है, बावजूद इसके भी दलगत उम्मीदवार यहाँ पे उतारे जा रहे हैं। जी देखिए, दलगत आधार पे चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे चाहे बीजेपी की तरफ से हो या फिर जेएमएम की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो, जो भी प्रत्याशी के द्वारा नॉमिनेशन किया गया है और एक इंटरनल तौर पे जो है उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है, रांची हो या फिर जमशेदपुर हो या धनबाद हो, इन सभी जगहों पर आप देखेंगे कि सभी दल के अपने अपने प्रत्याशी जो हैं, यानी कि मेयर प्रत्याशी हो या फिर वार्ड पार्षद भी देखेंगे तो उस स्तर पे जो है कैंडिडेट चयन किया गया है। लेकिन दलगत आधार पे चुनाव नहीं हो रहा है, तो इंटरनल तौर पे पार्टी के जो नेता है, कमान है, उनके द्वारा जो है वो तय किया गया है और इस तरह से उन्हें प्रचार प्रसार भी जो आप देखेंगे कि तमाम जो सिंबल दिए गए हैं तो उस आधार पे जो है किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जो कैंडिडेट खड़ा हुए हैं वो उनको जो है पूरी तरह से कैसे समर्थन दिया जाए और एक शहर की सरकार को चुनने का जो कवायद है और लगातार यह राजनीतिक दल के द्वारा जो है वो एक मंथन किया जा रहा है और लगातार चुनावी कैंपेन भी किया जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्यारह फरवरी को भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बाबा तिलका मांझी के 276वीं जयंती के मौके पर परसडी में के पूर्वी हलूदबनी पंचायत परिसर में महा रक्तदान शिविर और 2 दिवसीय झारखंड क्राफ्ट और फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि 11 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। क्राफ्ट और फूड फेस्टिवल की प्रदर्शनी और बिक्री 11-12 फरवरी को दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक होगी। इसका आयोजन पूर्वी हलूदबनी ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, सामाजिक संस्था नई जिंदगी परिवार और माडी ब्रदर्स इनिशिएटिव के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। पूर्वी हलूदबनी पंचायत की मुखिया पानो मुर्मू और असीम मांझी ने बताया कि रक्तदाताओं को नाश्ता के साथ साथ प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया जाएगा। इसमें जैसा फूड फेस्टिवल में हमारी पंचायत क्षेत्र की महिलाएं स्टॉल लगाती है, जिसमें पारंपरिक व्यंजन लगाती है और साथ ही क्राफ्ट का भी प्रदर्शनी और बिक्री की जाती है, जिसमें हमारे पंचायत क्षेत्र में जैसा कि हमेशा ही हमारे यहाँ पेंटिंग होती है, आपका बम्बू क्राफ्ट आदि जो भी क्राफ्ट का वर्क होता है पंचायत क्षेत्र में। और हमारे पंचायत के क्षेत्र के साथ साथ दूसरे पंचायत से भी महिलाएं आके उसका प्रदर्शनी और बिक्री करती है। जो है भारत के प्रथम स्वतंत्र सेनानी क्रांतिकारी बाबा तिलका मांझी के 276वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर एवं 2 दिवसीय झारखंड फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन पूर्वी हलूदबनी पंचायत भवन बागानटोला तिलकागढ़ में किया जा रहा है। 11 तारीख को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही साथ में 11 और 12 तारीख को झारखंड फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल भी आयोजन किया जाएगा, जो दोपहर 12 बजे से रात के 8 बजे तक आयोजन किया जाएगा।
कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र से 8 दिनों से लापता बिरहोर बच्चे गयाजी बिहार से सकुशल बरामद हो गए। सूचना के मुताबिक कोडरमा जिला के गडियाई बिरहोर टोला से 10 बच्चे अपने परिजनों के साथ भोज खाने मुन्ना मोदी के यहां 31 जनवरी को गए थे, जो वापस अपने घर नहीं लौटे थे, जिसको लेकर 6 फरवरी को जयनगर पुलिस में शिकायत की गई थी। इसके बाद पुलिस ने तत्परता से खोजबीन करते हुए बच्चों को गयाजी बिहार से सकुशल बरामद कर कोडरमा ले गए। इस संदर्भ में कोडरमा पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सभी बच्चे मृत्यु भोज खाने के बाद लौटने के क्रम में परसावाद स्टेशन चले गए थे और वहीं से ट्रेन पकड़कर बच्चे गयाजी बिहार स्टेशन पर उतरे। बच्चों की गुमशुदा की सूचना कोडरमा पुलिस ने 60 रेलवे स्टेशनों से संपर्क किया। इसी क्रम में गयाजी बिहार से सभी बच्चों को कागजी प्रक्रिया पूरी कर सकुशल कोडरमा लाया गया। ये एक हरपोका गांव है, जयनगर थाना अंतर्गत। वहां से 10 बच्चे जो हैं वो लापता थे। इसकी सूचना कल पुलिस को मिली। पुलिस ने जो है 24 घंटे के अंदर जो है बच्चों को सकुशल बरामद किया है। पुलिस खोज के बच्चों को लाई है। इसमें जो है जैसे ही सूचना मिली, बड़ी संवेदनशीलता से हम लोगों ने इस मामले को चुनौती के तौर पर लिया। इसमें तुरंत FIR दर्ज की गई और इसमें 8 टीमों का गठन किया गया, जिसमें हमारे 3 DSP, 3 इंस्पेक्टर, 8 सब इंस्पेक्टर्स और कोडरमा पुलिस की सशस्त्र बल और तकनीकी टीम शामिल थी, जिसका नेतृत्व मैं स्वयं कर रहा था। तो इस टीम के द्वारा कई बिंदुओं पे लगातार एक साथ काम किया गया। इसमें हम लोगों ने जो क्राइम का एंगल है उसे भी खंगाला और जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे उन्हें भी कलेक्ट किया। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रीतिज इटखोरी रोड पर रविवार सुबह करीब 5 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। प्रतापपुर से बारात लेकर लौट रहे एक अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के मुताबिक सिरमतपुर गांव से बारात प्रतापपुर गई थी। विवाह समारोह के बाद सुबह सभी लोग वापस लौट रहे थे। इसी दौरान जटखोरी पितिज के पास चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सीधे पेड़ से टकरा गई। कार में कुल 8 लोग सवार थे। बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्रा निवासी एक 26 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटकता मिला। मृत युवक की पहचान 26 वर्षीय चमटू केवट के रूप में हुई है, जो कुर्रा के ही रहने वाले हैं। परिजनों के अनुसार मृतक चमटू केवट बीती रात से ही घर से निकला था और रात भर वो घर नहीं आया। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। सुबह ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। यहाँ सूचना मिला फोन द्वारा कि नाम चमटू नाम का लड़का फांसी लगा आत्महत्या किया हुआ है। आके देखे तो तालाब के नीचे एक बेर का पेड़ था, उसी में फांसी लेकर लटका हुआ था और वो अपने से मैंने आत्महत्या किए हैं। इसमें किसी को कोई देश प्रतीत नहीं होता है। मृतक का क्या नाम है? चमटू केवट। कहाँ का रहने वाला मृतक? कुर्रा। क्या करता था? उन्हें बेरोजगार था। सोनाहातू थाना क्षेत्र में एक 25 वर्षीय व्यक्ति हरिहर महतो के सिर को धड़ से अलग कर निर्मम हत्या का मामला प्रकाश में आया है। मृतक हरिहर महतो का शव सिर धड़ से अलग कांची नदी किनारे सोनाहातू पुलिस ने बरामद किया है। बताते चले कि विगत 31 जनवरी की शाम हरिहर महतो अपने घर से निकला था। उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं था। मामले को लेकर बुंडू SDPO ओम प्रकाश की अगुवाई में सोनाहातू पुलिस लगातार लापता हरिहर महतो की खोजबीन में जुटी थी। इसी बीच तकनीकी साक्ष्य के आधार पर सोनाहातू पुलिस और एक SL की टीम ने कांची नदी के किनारे से हरिहर महतो के क्षत विक्षत अवस्था में बरामद किया। शव की स्थिति काफी डरावनी थी, जहां एक तरफ व्यक्ति का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था, वहीं सिर भी धड़ से अलग था, जो धड़ से 20 मीटर की दूरी पर पड़ा था। परिवार के अनुसार हरिहर महतो का गांव के ही एक महिला से अवैध संबंध था। महिला ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन हरिहर महतो वापस नहीं लौटा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मेरा नाम सहचरी कुमारी। क्या हुआ था बताइए। मेरा भैया 31 तारीख को लापता था 6:30 में। क्या नाम आपका भैया का? मेरा भैया का नाम हरिहर महतो, गाँव का? डोमाडी।
ये मतलब 21 तारीख को लापता हुआ। उसके बाद एगो लड़की से संबंध था सुलोचना देवी से, तो बात करते हुए जा रहे हैं बोल के बात करते हुए बाड़ी तरफ से निकल गया। एगो मेरी घर में छोटी बहन थी, वो बोली भैया कहाँ जा रहा है, तो बोला अभी आ रहे हैं तालाब तरफ से बोल के, तो बोला अभी नहीं जाओ, नहीं आ जाएंगे हम लोग तुरंत बोला। तो फिर वो चला गया। एगो गला में एगो जैसे स्टल लेके जा रहा था, बोला इसको लेके नहीं जाओ, तो फिर भी वो उसको खींच के लेके चला गया। देखिए, इस मामले को हम पहले से बात कर रहे थे और परिजन के सूचनार्थ पर हम 5 फरवरी 2026 को हम पूरा परिवार से मिले, गांव वालों से मिले और थाना प्रभारी से भी मिले, डीएसपी साहब से भी बात किए, डीसी साहब से भी बात किए, एसएसपी तक हम इस पर सूचना पहुंचाए थे कि भाई सोनाहातू प्रखंड में आए दिन आपराधिक घटना घटते जा रहा है और कोई जवान 25 साल का डोमाडी का हरिहर महतो निवासी आज 7 दिन से लापता है और उसका ना जिंदा ना उसका मुर्दा कुछ पता नहीं होता है। हम लोग अमूमन इस चीज को देखते हैं कि कई बार आपसी विवाद में या झगड़ा में, लड़ाई में अगर कोई घर से गुस्सा से निकल जाता है तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार में या दोस्ती के थ्रू पता चलता है कि भाई आपका बेटा को हम फल्ला को हम जमशेदपुर में देखे थे, हम बोकारो में देखे थे, हम धनबाद में देखे, हम गोवा में देखे थे, कुछ न कुछ तरीके से सूचना मिल ही जाता था। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार एकदम सूचना नहीं आ रहा। देखिए, सोनाहातू थाना अंतर्गत एक डोमरडी गांव है, वहां से एक लड़का जो है हरिहर महतो करके है, उसका मिसिंग का रिपोर्ट यहाँ सोनाहातू थाना में दर्ज किया गया था। उसके बाद जो है से अनुसंधान जो है आगे हम लोग बढ़ाए उस केस में, तो ये ज्ञात हुआ कि उसको जो है से मार दिया गया है और उसका जो है से हम लोग आज डेड बॉडी प्राप्त किया है। आगे जैसे हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं, इस जो मर्डर केस है उसमें किन किन लोगों की सहभागिता है, कौन कौन लोग शामिल हैं, उस बिंदु पे भी हम लोग जो है से अनुसंधान कर रहे हैं। राजधानी रांची स्थित लोक भवन उद्यान आम लोगों के लिए खुला हुआ है। पिछले 6 दिनों से 4.5 लाख से अधिक लोगों ने उद्यान का भ्रमण कर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। इन दिनों रांची का लोक भवन उद्यान आम लोगों के लिए खुला है। इस उद्यान का भ्रमण करने को लेकर लोगों के उत्साह का आलम यह है कि उद्यान खुलते ही इसके प्रवेश द्वार पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग परिवार, दोस्तों और बच्चों के साथ यहां पहुंच रहे हैं। सुसज्जित गार्डन, आकर्षण फव्वारे और हरियाली से घिरे रास्तों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। यहां के सुरक्षा अधिकारी कृपाशंकर पाल बताते हैं कि लगभग 4.5 लाख से अधिक लोगों ने अब तक उद्यान का भ्रमण कर लिया है। उद्यान में घूमने आए लोग इसकी सुंदरता की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। युवा वर्ग और छात्र छात्राएं फूलों की व्यापार क्यारियों और खूबसूरत पृष्ठभूमि के बीच सेल्फी और तस्वीरें लेते नजर आ रहे हैं। वहीं छोटे छोटे बच्चे यहां लगे झूले आदि का आनंद ले रहे हैं। इस बार लोक भवन उद्यान में गुलाबों की खास बहार देखने को मिल रही है। यहां 30,000 से अधिक गुलाब के पौधे लगाए गए हैं, जिनमें लाल, पीले और गुलाबी रंग के फूल पूरे परिसर की रंगीन बना रहे हैं। खास आकर्षण उन पौधों का है जिनमें एक ही पेड़ पर अलग अलग रंगों के गुलाब खिले हुए हैं। इसके अलावा सीजनल फूलों की सजी धजी क्यारियां, पहली बार लगाए गए ट्यूलिप, कैना लिली, मर्क्यूरिस और रेनकुलस जैसे दुर्लभ फूल भी दर्शकों को खूब लुभा रहे हैं। एक और जहां फूलों की खुशबू से पूरा उद्यान परिसर महक रहा है, वहीं मध्यम संगीत का स्वर लोगों की कानों में अमृत घोल रहा है। उद्यान में बनाए गए कृत्रिम पहाड़, झरने और फव्वारों से गिरता पानी लोगों को प्राकृतिक एहसास दे रहा है। झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती सोहराई पेंटिंग, महापुरुषों और शहीदों की प्रतिमाएं भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पीला बांस, रुद्राक्ष, कल्पत्रु, स्ट्रॉबेरी, इलायची और तेजपत्ता जैसे पौधे भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। कुल मिलाकर लोक भवन उद्यान प्रकृति प्रेमियों, परिवारों और विद्यार्थियों के लिए सुकून और आनंद का नया ठिकाना बनकर उभरा है। ऐसे तो हम लोग अभी अभी जस्ट आए हैं कुछ ही देरी पहले, पर मजा आ रहा है। मतलब इतना भीड़ देख के एकदम मेला वाला फील हो रहा है, एकदम खचाखच भरा हुआ हर जगह। और फूल यहाँ का खूबसूरती जैसे हर टाइम होता है, फूल के देखने आता है सब कोई, और इस बार भी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तक तो शानदार, अभी उधर नहीं घूमे, उधर घूमेंगे फिर आपको मतलब देख लीजिएगा, उधर अगर मिल गया तो बता देंगे। अच्छा लग रहा है, यहाँ पे काफी भीड़ है, यहाँ पे फूल पौधा बगीचा भी खूबसूरत है, यहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे लोग घूमने का पर्पज से आ सकते हैं। और यहाँ का पर्यावरण भी काफी अच्छा, पौधा से पूरा भरा हुआ है, फूल बगीचा और झरना उड़ना पूरा है, जो कि सुंदर लगता है काफी देखने में। ज्ञान अच्छा लगा, व्यवस्था बढ़िया है, फूल है, सावर है, झरना वगैरह जो है
भीड़ बहुत है, मतलब अच्छा लगा घूमने में। अच्छा लगा और ये बहुत ज्यादा अच्छा जगह है। यहाँ पे मतलब सारा पॉजिटिव है और फिर क्या बोल सकते हैं, क्या नॉलेज मिल रहा है घूमकर? यहाँ पे मतलब पेड़ वेड़ नहीं काटे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पोल्यूशन नहीं है और अच्छा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।